नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड योर स्टडी इज वेल गोइंग। लेट्स आज की क्लास में हम बात करेंगे सहलगनता, जिसको इंग्लिश में लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज या सहलगनता के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो यह जो है जीनविनी में से एक पूर्णतः अलग घटना होती है। जीनविनी में क्या आपने प्राइमरी क्लासेज में पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर जिसको कहते हैं। तो जीनविनी में वो प्राइमरी की क्लासेज में, मिडिल क्लासेज में थोड़ा बहुत है आपने पढ़ा होगा, परंतु जो लिंकेज होती है वह केवल 12th से शुरू होती है। प्राइमरी क्लासेज में इसका कहीं जिक्र नहीं आता सहलगनता का। तो इसके टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, इसके प्रकार क्या होते हैं, परिभाषित किस प्रकार से करेंगे, और यह जीनविनी में से किस प्रकार एक पूर्णतः अलग घटना होती है, इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो जो सहलगनता को डेफिनेशन किस प्रकार से देंगे, तो एक गुणसूत्र पर स्थित पास पास के जीनों का, यानी कि एक गुणसूत्र पर स्थित पास पास के जीनों का संतति में बिना जीन विनिमय स्थानांतरण, यानी कि कोई गुणसूत्र है, जैसे कि यह कोई गुणसूत्र है और इस पर जीन पाए जाते हैं, जैसे कि ये दो जीन है, ये दो जीन है, ये दो जीन है। तो ये गुणसूत्र हो गया और इस पर ये दो पास पास स्थित जीन हो गई। तो एक गुणसूत्र पर स्थित पास पास के जीनों का, जिनको सहलगन जीन कहा जाता है, पास पास स्थित जीनों को सहलगन जीन, ये सहलगन जीन है, सहलगन। तो सहलगन जीनों का बिना जीन विनिमय के, जीन विनिमय आपको बता दूं कि जो यह कोई गुणसूत्र है, इसमें जीन विनिमय की क्रिया होगी। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो आपस में है, वो जीनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो इसका कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा और इसका कुछ हिस्सा इसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो जीनों के जो लक्षणों को निर्धारित करने के कुछ गुण होते हैं, उनका आदान प्रदान हो जाता है। तो वह आदान प्रदान किए बिना, यानी कि जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की घटना के बिना ही अगली पीढ़ी में या संतति में एक साथ स्थानांतरण है, उसी को सहलगनता कहा जाता है। और यह जो सहलगनता होती है वो मेंडल का जो तीसरा नियम होता है, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, उसकी पालना नहीं करती। तो पालना किस प्रकार से नहीं कर सकती, क्यों नहीं करती? तो मेंडल का स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम क्या कहता है कि द्विसंकर संकरण में या बहुसंकर संकरण में, मेंडल के स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियमानुसार द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में जो जनकों के लक्षण होते हैं वो जरूरी नहीं कि एक साथ जुड़े रहकर प्रकट हो। यह तो स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहता है कि जरूरी नहीं कि वे एक साथ जुड़े रहकर प्रकट हो, वो अलग अलग रहते हुए भी प्रकट हो सकते हैं। यानी कि जो जनक जीवों में थे लक्षण, वो अपने अलग व्यवहार दर्शित करेंगे, वैसा के वैसा नहीं रहेंगे। परंतु सहलगनता में क्या होता है कि जो जनकों के लक्षण होते हैं, जो सहलगन जीन होते हैं गुणसूत्रों के, माता के और पिता के, पैतृक और मातृक, तो वे वैसे के वैसे वो संतति में प्रदर्शित होने लगती हैं। उसी को सहलगन जीन कहा जाता है। जीन विनिमय के द्वारा तो वो स्थान परिवर्तित करते नहीं, जीन विनिमय के अलावा है वो पास पास स्थित होते हैं और सहलगनता दर्शाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि जो ये जो लक्षण होते हैं जो सहलगन जीनों द्वारा दर्शित किए जाते हैं, बिना जीन विनिमय के एक साथ ही प्रकट होते रहते हैं, यानी कि इनका स्वतंत्र अभिव्यंजन नहीं होता, ये एक दूसरे से अलग रहते हुए प्रकट नहीं होते। उसी को है वो सहलगनता या लिंकेज कहा जाता है। तो सहलगनता की खोजकर्ता की बात करें तो खोज की थी सटन व बोवेरी जी ने। ये जब ये दोनों है वो गुणसूत्रों का अनुवांशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत, अनुवांशिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे, तभी उन्होंने वो सहलगनता को प्रदर्शित किया था। और सहलगनता है वो मेंडल के नियमों का विचलन भी माना जाता है। मेंडल के नियमों का यह पालन नहीं करती, तीसरे नियम का पालन नहीं कर रहा, यानी कि तीसरे नियम को यह कहता है कि जो एक दूसरे से अलग रहते हुए लक्षण प्रकट करते हैं, प्रदर्शित होते हैं, परंतु यहाँ पर साथ साथ प्रकट हो रही हैं, जीन विनिमय भी नहीं हो रहा, तो मेंडल के नियमों का विचलन माना जाता है। और वैज्ञानिक मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या फलमक्खी पर अपने सहलगनता के प्रयोग किए थे। यह जो है ड्रोसोफिला उच्च स्तरीय क्लासों में, आगे की क्लासेज में आप पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 12th की बोर्ड है वहां पर है बेट्सन व पुनेट ने, जिन्होंने चेकर बोर्ड विधि का प्रतिपादन किया, बेट्सन व पुनेट। इन दोनों ने अपने प्रयोग किए थे विथी मटर,
या लेथाइरस ओडोरेट्स, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लेथाइरस ओडोरेट्स। तो इस लेथाइरस ओडोरेट्स या मीठी मटर पर बेट्सन व पुनेट ने सहलगनता को समझाने का प्रयास किया था। तो वो समझाने का प्रयास किस प्रकार से किया, अभी हम उसी को पढ़ेंगे। बेट्सन व पुनेट का मीठी मटर प्रयोग, लेथाइरस ओडोरेट्स पर प्रयोग। तो इस प्रयोग के दौरान बेट्सन व पुनेट ने मटर की, जो मीठी मटर के नीले पुष्प व लंबे परागण वाले पादपों का संकरण करवाया था लाल पुष्प व गोल परागण, यानी कि ब्लू ब्लू, यहाँ पर कैपिटल ब्लू नीले को दर्शाएगा और लेंथ की है वो लंबे को दर्शाएगा, और अगर ये दोनों स्मॉल है तो ये लाल पुष्प और गोल परागण को प्रदर्शित करेंगे। तो सीधी सी बात है, इन दोनों में क्रॉस करवाया गया। तो क्रॉस के परिणाम स्वरूप यह बना। इससे क्या प्रदर्शित होता है, प्रभावी है यहाँ पर लीला और यहाँ पर प्रभावी है लंबा, तो नीले पुष्प और लंबे परागण, नीले पुष्प व लंबे परागण। तो इन दोनों ने नीले पुष्प व लंबे परागण वाले पादपों का संकरण लाल पुष्प व गोल परागण वाले मीठी मटर के पादपों के साथ किया। तो पाया कि अपघन पीढ़ी में सभी पादप है वो नीले पुष्प व लंबे परागण वाले थे। ठीक है, तो बाद में अपटू पीढ़ी में इन्होंने अपटू पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, थोड़ा सा जुकाम है, अपघन पीढ़ी का टेस्ट क्रॉस करवाया था। टेस्ट क्रॉस परीक्षार्थ संकरण। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब अपघन पीढ़ी का संकरण है वो पेरेंट्स के साथ संयुग्मजी अप्रभावी के साथ करवाते हैं। तो यह संयुग्मजी अप्रभावी होगा, तो इसके साथ इसका टेस्ट क्रॉस करवाया गया। तो टेस्ट क्रॉस में पाया गया, तो टेस्ट क्रॉस में लक्षण प्रयोग कितना होता है आपको याद आ रहा होगा, हमने इससे पढ़ा था। ठीक है, इससे पढ़ा था। तो टेस्ट क्रॉस में लक्षण प्रयोग आता है 1:1। यह हमने पीछे पढ़ चुकी हैं, अभी भी थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया है कि टेस्ट क्रॉस के अंतर्गत लक्षण प्रयोग आता है 1:1। ठीक है, परंतु यहाँ पर इन दोनों ने पाया था कि जो लक्षण प्ररूप है वो मेंडल के नियमानुसार नहीं था। लक्षण प्ररूप आना तो चाहिए था, अपेक्षित था 1:1, यानी कि 1:1:1:1। ठीक है, ये इतना आना चाहिए था, परंतु आया कितना था, प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त था 7:1:7। ठीक है, यानी कि 7:1:1:7 इतना प्राप्त हुआ था। प्राप्त होना चाहिए था 1:1:1:1। ठीक है, परंतु प्राप्त कितना हुआ था 7:1:1। तो यही है वो सहलगनता का परिणाम था, यानी कि यहाँ पर पौधे मिले थे 44, 6 एंड 44। तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, या प्रयोग का जो निष्कर्ष है वो यह निकला कि जो जनकीय स्वरूप के पादप थे या जो पेरेंटल पादप थे उनकी संख्या अधिक थी रिकॉम्बिनेंट्स या पुनर्योगजों पादपों की अपेक्षा। यहाँ पर लाल पुष्प गोल परागण वाले थे, ये अनुपात में 7 प्राप्त हो रहे हैं, और इधर थे नीले पुष्प लंबे परागण, ये भी है उस 7 के अनुपात में प्राप्त हो रही है। तो ये जनकीय स्वरूप है, जनकीय स्वरूपों की अपेक्षा रिकॉम्बिनेंट की से अधिक है, इसी को वो सहलगन कहा जाता है। यानी कि पुनर्योगज कम हुआ ही नहीं है। तो एक गुणसूत्र पर पास के जीन थे, उन्होंने वैसा का वैसा ही अगली पीढ़ी में काम किया है, वैसे लक्षण ही प्रदर्शित किए है, कोई भी विचलन नहीं दर्शाया है, गुणसूत्र लक्षणों में विचलन नहीं दर्शाया है। यहाँ पर तो यह मेंडल के नियमों का विचलन ही है, परंतु पास जीन थे, उन्होंने बिना जीन विनिमय के सेम वही लक्षण प्रदर्शित किए हैं, उसी को व्यवसाय लगनता कहा जाता है। तो कुछ परिभाषाएं आएगी यहाँ पर, सहलगन जीन क्या होती हैं और सहलगन लक्षण क्या होती हैं। तो एक गुणसूत्र पर स्थित पास जीन कहलाते हैं, और सहलगन जीनों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले लक्षणों को सहलगन लक्षण कहा जाता है। और सहलगनता ही हो ही गई परिभाषा, एक गुणसूत्र पर स्थित पास के जीनों का या सहलगन जीनों का बिना जीन विनिमय के अगली पीढ़ी में स्थानांतरण या वैसे के वैसे लक्षण प्रकट करना सहलगनता कहलाता है।
तो शैलघनता हो गई, शैलघनता की परिभाषा होगी, शैलघनता को प्रयोग द्वारा भी समझ लिया। अब हम देखते हैं कि शैलघनता है वो कितने प्रकार की होती है। तो शैलघनता के प्रकार की बात की जाए तो शैलघनता दो प्रकार की होती है, पूर्ण शैलघनता और अपूर्ण शैलघनता। प्रकार दो प्रकार से होती है, पूर्ण शैलघनता और अपूर्ण शैलघनता। पूर्ण और अपूर्ण नाम से ही स्पष्ट है। पूर्ण यानी कि पूर्णतः, या मतलब कोई कार्य पूर्ण हो गया। तो इस शैलघनता में क्या होता है कि जो गुणसूत्र के पास पास के जीन होते हैं या शैलघन जीन होते हैं वो इतने पास होते हैं कि वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी है वो शैलघनता प्रदर्शित करते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी शैलघनता, या ऐसा कहें कि जो शैलघनता है वो अनावश्यक रूप से बनी रहती है, उसी को पूर्ण शैलघनता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि जब शैलघन जीन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी शैलघनता प्रदर्शित करते रहती हैं तो उसको पूर्ण शैलघनता कहलाता है। और अपूर्ण शैलघनता, अपूर्ण शैलघनता जैसे कि अपूर्ण पीढ़ी में शैलघनता हो गई, फिर अपटू पीढ़ी में हो गई, परंतु अपटू पीढ़ी में कम हुई, अपूर्ण पीढ़ी में अधिक हुई, और अगली पीढ़ियों में जब पीढ़ी दर पीढ़ी शैलघनता का मान है वो कम होता जाता है। या इस प्रकार से कहें कि एक दो पीढ़ियों के बाद जो शैलघन जीन होती हैं वो जीन विनिमय के द्वारा अपने नए कनेक्शन बना लेते हैं या पुनर्योज हो जाते हैं। तो जीन विनिमय द्वारा नए संयोग, यानी कि अपूर्ण शैलघनता को परिभाषित इस प्रकार से किया जाएगा कि जब जो शैलघन जीन होते हैं वो जीन विनिमय के द्वारा नई संयोग बनाना आरंभ कर देती हैं तो उसको अपूर्ण शैलघनता कहलाता है। यानी कि यह पूर्ण नहीं हुई है, यह एक दो पीढ़ियों तक ही चलेगी, अनुवांशिक रूप में बनी नहीं रहती। तो पूर्ण शैलघनता और अपूर्ण शैलघनता, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट आती है शैलघनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम बात करें शैलघन जीन, तो पास पास स्थित जीन है वो शैलघनता अधिक दर्शाएंगे। जैसे कि पूर्ण शैलघनता पीढ़ी दर पीढ़ी भी बने रहेगी। तो पहला तो यही हो गया, इसका थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सही से क्लीन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हो गया दूरी, यानी कि शैलघन जीनों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, दूरी अधिक है तो शैलघनता है वो कम होगी। यानी कि शैलघन जीनों के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती शैलघनता, ठीक है। दूसरा है उम्र, तो उम्र के साथ शैलघन जीनों की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है, तो उम्र। और तीसरा हो गया तापमान, तो उम्र और तापमान बढ़ने पर शैलघनता का मान कम होता है। तापमान बढ़ने पर नए संयोग है वो नहीं बनेंगे तो शैलघनता का मान कम होगा। तो ये कुछ शैलघनता को प्रभावित करने वाले कारक